Dear students, today I am going to teach you electron distribution in different orbits and electronic configuration. विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये काला जो दिख रहा है ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते रहते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को कक्षक ऑर्बिट या कक्षा शेल के नाम से जाना जाता है। इन कक्षाओं की संख्या को 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा या अक्षर K, L, M, N डैश से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये कक्षाएं कक्षा 1, 2, 3, 4, इसी तरह से अगर हम उसे अक्षरों में कहेंगे तो K, L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो कक्षक हैं क्या हैं? ये ऊर्जा स्तर हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं जो घूमते हैं वो ऊर्जा स्तर, उनको ही ऑर्बिट्स कहते हैं। K कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होती है। जो K कक्षा है ये जो नाभिक के बिल्कुल पास में होता है, इसे इसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। नाभिक के सबसे अधिक पास होता है ये नाभिक और ये K कक्षा है। तो K कक्षा की जो ऊर्जा है वो सबसे न्यूनतम होती है। इसी तरह से जो L कक्षा है, L ऑर्बिट है, उसकी इसके मुकाबले K कक्षा के मुकाबले ऊर्जा अधिक होती है। इसी तरह से M और N, इनकी ऊर्जाएं जो हैं, ये कक्षाओं की ऊर्जाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये सारे कक्षक जो हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर हैं। सबसे पहले लैंगम्यूर ने 1919 में इलेक्ट्रॉनों के वितरण संबंधी नियम प्रस्तुत किया। लैंगम्यूर के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 8, 18, 32 आदि होनी चाहिए। लैंगम्यूर ने सबसे पहले 1919 में इसके बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कक्षाओं में है किस तरह से होना चाहिए। 2, 8, 18, 32। और ये किसके अनुसार है? ये अभी आगे बताएंगे। बोरबरी के अकॉर्डिंग 2n² के अनुसार ये संख्या है। तो बोरबरी से पहले लैंगम्यूर ने इसको बता दिया था। उसके बाद सन 1921 में इस नियम को नील्स बोर ने संशोधन कर कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें बोरबरी के नियम से जाना जाता है या जिन्हें बोरबरी का नियम कहते हैं। यानी इसी लैंगम्यूर के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए बोरबरी ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसको बोरबरी नियम जो कहलाया। और बोरबरी अकॉर्डिंग बोरबरी रूल सबसे पहले किसी भी परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। n क्या है? कक्षा की संख्या या
ऊर्जा स्तर। प्रथम कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर, अगर हम n 1 रखें तो 2n स्क्वायर, 1 स्क्वायर बनी रहेगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। प्रथम कक्षा के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। इसी तरह से दूसरी कक्षा में एल शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार, अगर हम जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखें, 2n स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4, तो 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। के एल में जो है उसमें अधिकतम संख्या होगी 8। इसी प्रकार तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार, जहाँ पे n है वहाँ पे हम 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 3 जा 9, तो 9 2 जा 18। तो m शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी। इसी प्रकार चतुर्थ कक्षा जो है, जिसे हम n के कक्षा n शेल के नाम से जानते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के अनुसार जब हम देखेंगे तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 4, 4 जा 16, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32। तो n शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32। ये अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल 2n स्क्वायर के अनुसार ये के एल एम एन 2 8 18 32 होगी। इसी का इसको क्रम को आगे बढ़ाते हुए बोरबरी ने एक दूसरा नियम प्रतिपादित किया। उसमें इसी में दूसरे पॉइंट में कहा कि परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। और इसी का तीसरा पॉइंट है, सभी कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। सभी कक्षाएं यानी के एल एम एन ये क्रमानुसार भरती हैं, अर्थात किसी परमाणु के दिए गए नए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक उससे पहले वाले भीतरी कक्षक पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। पहले के कोश भरेगा, फिर एल कोश भरेगा, फिर एम भरेगा, इसी क्रम में एन भरते चले जाएंगे। तो ये बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या के एल एम में, के एल एम एन में 2 8 18 होगी। इसी के क्रम में यहाँ पे मैंने लिया है कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो हम 20 इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये तो नाभिक है यानी न्यूक्लियस है ये, और इसके जो पहला के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से दिखा देंगे, ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से एल में शेल में 8, 2 3 4 5 6 7 8। के शेल एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में अकॉर्डिंग टू रूल 2 इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें भी 8 होंगे। 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि 2 8 8। अब कितने हो गए? 2 8 8 16, 2 18। हमें चाहिए 20। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो एन शेल में चले जाएंगे, यानी कि आखिरी शेल में
2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 2। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन का इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 17, तो 17 को हम इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसकी पहली कक्षा जो के है उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे, 2 8 10 हो गए, 7 बचे। तो इसकी जो एम शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन का परमाणु का डिवीजन किस तरह से होगा, इसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7, 2 8 10 17। तो इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 और कैल्शियम का 20। तो 20 का डिस्ट्रीब्यूशन 2 8, क्योंकि उसमें जो बचे हैं हमारे तो 10, हमारे पास 10 और बचे, 2 8 10 बचे। तो अकॉर्डिंग टू बोरबरी 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, इसलिए अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 2 8 8 2। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम को किस तरह से उसका विन्यास कैसे करेंगे। कक्षाओं में कैल्शियम के एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और क्लोरीन के एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। थैंक यू बच्चों।